बाबूजी का जो जन्म है वो जोधपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है कोलूमंड, वहां पर हुआ था। बर्थ पैलेस, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था धांधल जी, इनकी जो मम्मी थे उनका नाम था कमला दे। राजस्थानी भाषा में देवी को शॉर्ट फॉर्म में दे लिख दिया करते थे, तो वास्तव में कमला देवी नाम है पर ये कमला दे हो गया। पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। सहयोगी इनके एलीज जो थे, सहयोगी जो थे, फ्रेंड्स जो थे इनके, वो चांदा और डामा नाम के दो भील भाई थे। घोड़ी जो थी, मेर जो थी इनकी, उसका नाम था केसर कालमी। और इनका मेला चैत्री अमावस्या को इनके गांव में कोलूमंड के अंदर या बाकी जहां पर भी बाबू जी के मंदिर होते हैं वहां पर इनका मेला आयोजित किया जाता है। सुनिए, थोड़ी बातें सुनिए आप मेरे से। जोधपुर जिसे शुरुआत में मारवाड़ के नाम से जानते थे हम, उस मारवाड़ रियासत के अंदर एक राजा हुए थे दूहड़ जी। दूहड़ जी नाम करके एक राजा थे। राव दूहड़ के छोटे भाई थे धांधल जी। इसका मतलब धांधल जी जो है वो मारवाड़ की राठौड़ फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस राठौड़ डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और मारवाड़ के राजा के छोटे भाई थे। तो धांधल जी पाबू जी के पिताजी थे। इसका मतलब पाबू जी जो है वो एक तरीके से मारवाड़ के राजा के भतीजे हो गए, मारवाड़ के राजा के भतीजे थे। ऐसा कहा जाता है कि पाबू जी की जो मम्मी थे वो वास्तव में तो एक परी थे, एक अप्सरा थे। ऐसी कहानियां हैं, ऐसी लोक कथाएं हैं अपने कि परियां अक्सर स्वर्ग लोक से धरती पर उतर कर विचरण करती है। वो रात्रि के समय विचरण करने के लिए आती है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि वो दिन के समय उतरे और यदि उन्हें कोई देख ले तो वापस नहीं जा पाती, उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है। ऐसे ही एक बार कोई एक अप्सरा, एक कोई परी मारवाड़ की धरती पर उतरी। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर उनका गलत लैंड कर गया होगा, उनको और कहीं उतरना होगा, गलती से मारवाड़ इधर उतर गए होंगे। यहाँ उतरने के बाद उनको गर्मी महसूस हुई, उनको लगा यार गलत जगह पे आ गए इस बार। तो वो जहां पर उतरी थी वहां पर पास में एक तालाब था। कहते वो तालाब पर स्नान करने लग गई। राव दूहड़ वहां से, जो धुअड़ के छोटे भाई थे धांधल जी, सॉरी, जो धुअड़ के छोटे भाई धांधल जी है, ये वहां से अपना घोड़ा लेकर जा रहे थे। धांधल जी उस अप्सरा को वहां पर तालाब पर देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि उनको कोई मनुष्य देख ले तो वापस नहीं जा पाती वो। उस अप्सरा ने कहा कि धांधल जी, आपने ये धांधली की मेरे साथ में थोड़ा, और आपने मुझे देख लिया, अब मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। अप्सरा थी तो बेहद सुंदर थी। धांधल जी ने कहा कि वापस मत जाइए, आप मेरे से शादी कर सकते हैं। परी धांधल जी से शादी कर लेती है। समयानुसार उनके एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम पाबू रखा गया। पाबू जी बेहद हैंडसम थे, बहुत सुंदर थे। मम्मी के गुण आ गए होंगे, परी पर जाएंगे तो अपने आप में इतने सुंदर हो जाएंगे। कहते हैं कि जब उस परी ने शादी की थी धांधल जी से, तब उसने कहा था कि मेरी दो शर्तें हैं, एक तो मेरा महल अलग बनवा कर देना पड़ेगा। धांधल जी ने कहा ठीक, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। का दूसरा, मेरे महल में बिना मेरे पूछे कोई नहीं आएगा। धांधल जी ने कहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। काफी सालों तक ये समझौता उनके बीच चलता रहा। जब भी उनके महल में कोई जाता तो उनकी अनुमति से जाया करता था। पाबू हो चुका था, परी पाबू जी के साथ में रहा करती थी, उस महल में अपने बच्चे को खिलाती। एक दिन धांधल जी भूलवश उस महल के अंदर बिना अनुमति लिए चले गए, और जब वो अंदर जाते हैं तो वो पाते हैं कि वहां पर एक शेरनी बैठी एक बच्चे को दूध पिला रही है। पाबू दूध पी रहा है एक शेरनी का, और जैसे ही उस शेरनी ने धांधल जी को देखा और उसने कहा, वो वापस उस परी के रूप में आई और उसने कहा कि मैंने कहा था बिना मेरी परमिशन के कोई एंट्री नहीं लेगा। वास्तव में मैं अप्सरा हूं, परी हूं, मैं भेष बदलने की क्षमताएं रखती हूं, इसलिए जब मैं अकेली होती हूं तो अलग अलग रूपों के अंदर रहती हूं। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अब मैं यहां पर आपके पास नहीं रह सकती। ये बच्चा जानो और आप जानो, एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, उसे दूध पिलाकर थोड़ा बड़ा करे, जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तब उसके लिए घोड़ा बने, उसे अपनी पीठ पर झुलाए। उन्होंने कहा कि अब बड़ा तो कर दिया मैंने दूध पिला के, पीठ पर झुलाती, लेकिन बीच में ही आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब बच्चे को आप रखिए। और कहते हैं कि परी तो अपने स्वर्गलोक में चली गई, अपने आसमान के अंदर चली गई। बाद में धांधल जी की एक अन्य रानी थी कमला दे, उन्होंने पालन पोषण किया था, ऐसी कहानी है। तो हम उनको कमला दे को उनकी मम्मी के रूप में जानते हैं। बाबूजी बड़े हुए, बाबूजी की शादी का दिन तय हुआ। बाबूजी की सगाई की हुई थी अमरकोट।
पाकिस्तान के अंदर सिंध में एक रियासत है अमरकोट नाम करके, वो हिस्सा बाद में पाकिस्तान चला गया, अपने मारवाड़ के टच करता हुआ इलाका हुआ करता था। अमरकोट के एक राजा हुआ करते थे सूरजमल सोढ़ा। वास्तव में सूरजमल सोढ़ा की बेटी थी फूलम दे या सुप्यार दे, उनके साथ बाबूजी की शादी तय हुई। बारात रवाना होने को आई। बाबूजी बेहद सुंदर थे, ऊपर से राजकुमार थे, राजा के भतीजे थे, बहुत सुंदर बने बाबूजी। अच्छी शेरवानी पहनी बाबूजी ने, अच्छा साफा बांधा होगा, तुर्रे, कलंगी, सरपेच, एंटीने जितने लगाने थे वो सब लगाए। एंटीना लगता है साफे के बीच में एक, वो सब लगाए। बाबूजी के जो खास दोस्त थे, दो भील जाति के भाई थे, चांदा और डामा। चांदा और डामा भी पूरे एकदम तैयार, डीओ वीओ छिड़क के, दूल्हे के दोस्त तो एकदम तैयार रहे भाई, वो भी एकदम बाबूजी के साथ में तैयार होके। और बाबूजी ने कह रखा कि अरे चांदा डामा आप एकदम मेरे पास में रहोगे। ठीक है बाबू, चिंता ही मत करो। पर उन्होंने बाबूजी कहा कि बाबूजी यारो बाकी तो थू थू नजर नहीं लग जाए, आज अमरकोट में आपको देखने के लिए छज्जे टूट जाएंगे। अक्सर गांव में जब बारातें जाती है तो महिलाएं छतों पर चढ़ चढ़ के देखती है, तो हवेलियों के आगे छज्जे निकले हुए रहते थे पहले घरों में, उन छज्जों पर चढ़ चढ़ के देखती थी। अक्सर गांव में किसी की सुंदरता का जब बखान करना होता तब कहा जाता है इसकी बारात जाएगी तो छज्जे टूट जाएंगे, मतलब इसको देखने के लिए इतने लोग इकट्ठे होंगे कि उनके बाहर से छज्जे नीचे आ जाएंगे। तो बाबूजी यारो आज आप तो इतने हैंडसम लग रहे हो, पर बाबूजी एक कमी है अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है। और बिना अच्छी घोड़ी के बींद किस बात का अच्छा लगे? दूल्हा तो तभी ओपे जब घोड़ी बहुत अच्छी हो। बाबूजी ने कहा यार अब घोड़ी तो जो है वही लेनी पड़ेगी, और तो अपने क्या कर सकते हैं। इनके गांव कोलूमंड में एक चारण जाति की महिला रहा करते थे, देवल। देवल नामक एक चारण जाति की महिला थे। और उन देवल चारिणी के पास में एक बहुत अच्छी घोड़ी थी, जिस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये केसर कालमी वास्तव में देवल की घोड़ी थी। देवल नाम की एक महिला थी इनके गांव के अंदर, चारण जाति की एक महिला थी, उनकी घोड़ी थी। और चांदा डामा ने बाबूजी कहा कि बाबूजी यदि अपने को मां देवल वो घोड़ी दे दे तो उससे अच्छा तो कुछ ही नहीं हो अपने पास। बात करो जाके। देवल के पास गए और देवल को जाकर कहा कि देवल भाई बाबूजी की बारात जा रही है, बाबूजी के पास अच्छी घोड़ी नहीं है, केसर कालमी जैसी घोड़ी आसपास के क्षेत्र में नहीं है। यदि आप केसर कालमी दे देंगे तो बाबूजी उस घोड़ी पर बैठकर जाएंगे, कितने सुंदर लगेंगे, कितने अच्छे लगेंगे। आप अपनी केसर कालमी दे दीजिए। उनके पास बहुत सारी गायें थी, देवल अपने पास बहुत सारी गायें रखा करते थे। जब ग्वाला उनकी गायों को चराने के लिए जाया करता था तब घोड़ी पर बैठकर जाता। और देवल ने कहा कि राजकुमार की शादी में मैं किसी चीज के लिए मना तो क्यों ही करूं, पर मेरा जो ग्वाला है वो घोड़ी लेकर जाता है गायों को चराने के लिए। उन दिनों गायों की लूटपाट बहुत हुआ करती थी, और कल को खुदा ना खास्ता गायों की लूटपाट हो तो मेरा ग्वाला फटाफट भाग के तो आए, आके कहे तो सही कि गायों की चोरी हो गई, पीछे से गांव वाले हथियार लेके तो जाए, गायों को बचाकर तो लाए। और यदि आप घोड़ी ले गए, कल को गायों की लूटपाट हो गई तो मैं गायों को कैसे बचाऊंगी। चांदा और डामा निराश होकर बाबूजी के पास है और बाबूजी को आकर कहा कि बाबूजी देवल ने ये जवाब दिया है, एक बार आप ट्राई करके देखो, क्या पता आप खुद जाओ तो देवल पिघल जाए। बाबूजी गए और बाबूजी ने जाकर कहा कि देवल आप घोड़ी दे दीजिए, मैं आपकी गायों की रक्षा का वचन देता हूं। देवल ने कहा कि बाबूजी आप कैसे गायों की रक्षा कर पाएंगे, आप वहां जाएंगे बारात लेकर, उन बारात में स्वागत के अंदर खो जाएंगे, आप अपनी शादी के अंदर खो जाएंगे, वहां पर नई दुल्हन से बातें करेंगे, वहां कैसे मेरी गायों की रक्षा करोगे आप। बाबूजी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं यहां से जा रहा हूं, रास्ते में यदि मुझे समाचार मिला कि देवल की गायों की चोरी हो गई, मैं बीच रास्ते से वापस लौट कर आऊंगा। मैं यदि वहां पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद यदि मुझे पता चला कि मैं तोरण मारने वाला हूं, उसी टाइम पता चला कि देवल की गायों की चोरी हो गई, लूट हो गई, मैं बिना तोरण मारे वापस आ जाऊंगा। मैं खाना खाता हुआ तो खाना छोड़ दूंगा, मैं नहाता हुआ तो नहाना छोड़ दूंगा, इवन यदि मैं फेरे ले रहा हूंगा तो मैं फेरे छोड़कर वापस आ जाऊंगा, आपकी गायों की रक्षा करूंगा। देवल ने कहा कि बाबूजी जब इतना कह रहे हो तो घोड़ी ले जाइए आप। बाबूजी केसर कालमी लेकर गए। केसर कालमी वाकई जितनी मैंने वर्णित की उससे भी ज्यादा सुंदर घोड़ी थी। पहले गांव के अंदर जब दूल्हा घोड़ी को लेकर जाया करता था तो घोड़ी को नचाया करते थे, दूल्हा घोड़ी को डांस करवाया करता था।
अब तो क्या करवा ले, अब तो दूल्हे यूं दुबले पतले मरे हुए से होते हैं, घोड़ी गिरा दे कहीं पे तब तो दूल्हे को दो दोस्त इधर से पकड़ के खड़े रहते हैं कि तू टिके रहे, 5-1 मिनट का मामला है, बाद में हम तेरे को दोनों हाथों से पकड़ के उतार लेंगे। पहले थोड़े रांगड़ आदमी हुआ करते थे जी, दिल के डाकी हुआ करते थे, वो घोड़ी पे बैठते तो भी यूं अच्छे लगते थे। बाबूजी उसी प्रकार के नौजवान थे। और बाबूजी वहां पहुंचे और कहते वाकई बाबूजी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। और घोड़ी की भी उतनी चर्चाएं, अरे क्या घोड़ी आई है। पहले बारातें जाया करती तो घोड़ियों की दौड़ करवाया करते। कहते उस दिन जब घुड़दौड़ करवाई गई अमरकोट के घोड़ों के बीच में और बाबूजी की केसर कालमी के बीच में, केसर कालमी फिर जीत के आई थी। जबकि केसर कालमी इतनी दूर चल के गई थी और अमरकोट वालों के घोड़े एकदम खड़े खड़े वहां पर लाए गए थे। कहते हैं कि अमरकोट वालों को बड़ा गुस्सा है, उनको लगा यार हमारे घोड़ों को इस केसर कालमी ने हरा दिया, आज तोरण पर देखेंगे। और बाबूजी जब तोरण पर पहुंचे तो तोरण बहुत ऊंचा बांधा गया कि अब ऊंचा तोरण कैसे मारेंगे। बाबूजी को लगा यार आज तो ये बेइज्जती करवाएंगे। वैसे भी हिंदी में मुहावरा होता है, तोरण मारना मतलब शक्ति प्रदर्शन करना। तोरण मारने बड़ी चीज हुआ करती थी उन दिनों में। आजकल तो शादियों में देखते हैं कि तोरण भी यूं नीचा सा लटका देते हैं, दूल्हे कहते हैं जैसे तैसे करके तलवार एक बार टच कर दे तू, इतनी सीरी करते करते हुए की। पहले ऊंचे ऊंचे तोरण बांधे जाते, दूल्हे की परीक्षा ली जाती कि अब इतना ऊंचा तोरण कैसे मार देगा। घोड़े की परीक्षा होती, घोड़ा क्या कूद कर तोरण मरवा पाएगा कि नहीं मरवा पाएगा। बाबूजी ने जब देखा कि यार तोरण खूब ऊंचा बांधा हुआ है, बाबूजी को लगा आज मरवाएगा जिसमें शक नहीं है। पर बाबूजी अपनी केसर कालमी पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि मत ना दीजे केसर थारो मारो पोत, ए केसर आज तेरा और मेरा भेद मत दे देना, मत ना लजाए आज राठौड़ा री जातड़ी। कि केसर आज राठौड़ों की उस जाति को लज्जित मत कर देना, मारवाड़ के वंश को लज्जित मत करना, आज तू तेरा जोहर दिखा, आज मेरे से तोरण मरवा दू। बाबूजी ढोल बजाने वाले को कहते हैं कि ढोली रा छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, कोई ढोल रे धमाके मारे केसर घोड़ी नाच सी। केसर नाचती है, बाबूजी उस केसर की लगाम खींचते हैं, केसर अपने दोनों पैरों को अमरकोट के गढ़ के कंगूरों पर टिका देती है, ईंटें साथ में लाती है गढ़ की। बाबूजी आराम से तोरण मारते हैं। वहां जितनी महिलाएं पुरुष खड़े थे वो बाबूजी के उस अद्भुत करतब को देख रहे थे कि क्या यार सजीला नौजवान आया, वाकई जवाई आया, बड़े खुश हुए। मैंने जब कहीं ये कहानी पढ़ी थी उसमें बहुत अच्छी लाइन थी कि बाबूजी की जो पत्नी थी फूलम दे, उनकी सहेलियों ने जब ये देखा तो उन्होंने जाके फूलम दे को ये बातें बताई कि तुम्हारे पति ने बाहर इस प्रकार से तोरण मारा, इतनी अच्छी घोड़ी पर बैठा हुआ, इतना अच्छा उसको नचवा रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। फूलम दे मन ही मन बड़ी राजी हो रही थी। कोई नवयुवती इस बात से क्यों ना राजी हो कि उसे शादी करने के लिए जो आया वो वाकई सपनों का राजकुमार है। पर बाबूजी फेरों के अंदर गए, बाबूजी फेरे लेने लगे। अभी केवल 3 फेरे संपन्न हुए थे। इतने में देवल खुद वहां पर पहुंचे, जो मैंने लिखा इधर नाम देवल, जिनकी वो घोड़ी थी। देवल खुद वहां पहुंचे और उन्होंने रोते रोते बाबूजी को कहा कि मैंने कहा था आपको मेरी घोड़ी मत लेकर जाइए, मैंने कहा था मेरी गायों को लूट ले जाएंगे कोई। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहां बैठकर कि हम जहां कहीं होंगे वहां से वापस आ जाएंगे। अब मेरी गायों को लूट के चला गया, मेरा सर्वस्व नाश हो गया, मेरे पास गायों का अतिरिक्त क्या था, और तुम यहाँ पर बैठकर इन फेरों का आनंद ले रहे हो, तुम यहाँ पर गीत सुन रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उन्होंने बाबूजी को डायलॉग सुनाए। बाबूजी ने पूछा कि माँ देवल गायें कौन ले गया आपके, आप बताइए। मैं आपको वचन दे के आया था कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, निश्चित तौर पर मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी गायों को जिंदराव खिंची ले गया। जिंदराव खिंची जायल के राजा थे। नागौर में जो जायल पड़ता है यहां के राजा हुआ करते थे जिंदराव खिंची। कि जिंदराव खिंची जो है वो मेरी गायों को ले गया। वैसे जिंदराव खिंची बाबूजी के रियल बहनों ही लगते थे। बाबूजी की जो बहन है उनकी शादी जिंदराव खिंची के साथ में की हुई थी। पर जिंदराव खिंची की और बाबूजी के परिवार की उस शादी के बाद से बंदी बंद हो गई थी। इवन जिंदराव खिंची बाबूजी की शादी में भी नहीं आए हुए थे और जिंदराव खिंची के दिमाग में यह था कि बाबूजी ये सब भाई बारात लेकर जाएंगे तब मैं इनके गांव को लूट लूंगा, इनके गांव की बेइज्जती करवाऊंगा। गांव की रक्षा करने वाले तो यही हैं, राजा का परिवार ही तो रक्षा करे सब लोगों की। राजा की जिम्मेदारी रक्षा करने होती थी और राजा काम का किसका होता था, वो जनता की रक्षा करता था, जनता उसे टैक्स दिया करती थी। और जिंदराव खिंची ने कहा मैं लूट लूंगा, फिर गांव वाले इनके गले पड़ेंगे। और देवल ने कहा कि जिंदराव खिंची जायल का राजा मेरी गायों को उठाकर ले गया है, तुमने वचन दिया था बाबू कि तुम मेरी गायों की रक्षा करोगे। बाबू 3 फेरे लेते हैं केवल। 3 फेरों के बाद में वो शादी का गठजोड़ा खोल देते हैं
अमरकोट वाले हक्के बक्के थे कि बाबूजी ऐसे कैसे कर सकते हो, फेरे तो पूरे कीजिए, शादी तो पूरे कीजिए। बाबूजी ने कहा कि पर इनसे पहले वचन जरूरी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। मैं बहुत पहले जब रवाना हुआ था तब देवल को ये वचन देकर आया था कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा। वो गायों की रक्षा की जानी ज्यादा जरूरी है, वरना कभी लोग कभी किसी के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। बाबूजी वहां से लौटते हैं, पीछा करते हैं जिंदराव खिलजी का। जोधपुर में एक और गांव पड़ता है देचू। उस देचू गांव के अंदर युद्ध करते हैं। बाबूजी गायें बचा लेते हैं वहां पर, अन्य व्यक्तियों के साथ गायें वापस पहुंचाते हैं। उस युद्ध में बाबूजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। हम एक उस योद्धा को जो गायों की रक्षा के लिए लड़ता हुआ शहीद हो गया था, हम एक उस योद्धा को जो अपने वचनों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए उतारू हो गया था, हम एक ऐसे योद्धा को जो शादी में फेरों के बीच से भी उठकर आ गया था, उसे लगा कि कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है, उसे लोक देवता के रूप में पूछते हैं। उन्हीं बाबूजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 3 फेरों के बाद बाबूजी आ गए थे वापस। नोटिस करना कभी आप गांव के अंदर, ज्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता हो, आज भी अपने राजस्थान में 4 फेरे लिए जाते हैं। शादियों में फेरे 4 ही होते हैं। ये 7 फेरे केवल फिल्मों में दिखाए जाते हैं, बाकी शादी में 4 फेरे लिए जाते हैं। और गांव में अक्सर ऐसा कहते हैं लोग कि बाकी 3 बाबूजी ले लिया। बाकी वाले 3 तो किसने ले लिए थे? बाबूजी ने ले लिए थे 3 फेरे। तो 3 उन्होंने ले लिए, तो बाकी अब 4 बचे, तो 4 हम ले लेते हैं। ये 7 फेरे वाला कंसेप्ट केवल फिल्मों में इनमें दिखाया जाता है। बॉलीवुड को देख देख के लोग भले ही कहें कि हमने 7 फेरे लिए हैं, बाकी फेरे गांव के अंदर मैंने तो जितनी शादियां देखी आसपास के अंदर, उनमें फेरे तो 4 होते हुए देखे। तो कहते भाई बाबूजी ने लिए थे 3 फेरे, बाबूजी वहां से लेके आ गए थे। और कहा जाता है कि बाबूजी की जो मम्मी थी, जो परी थी, ऐसा कहा जाता है कि वही बाद में दोबारा जन्म लेती है, केसर कालमी के रूप में जन्म लेती है। उसने कहा था जाते टाइम धांधल जी को कि एक मम्मी की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को दूध पिलाकर थोड़ा बड़ा करे, और जब वो बड़ा हो जाए तो अपनी पीठ पर उसे झुलाए। कहते हैं वो परी केसर कालमी के रूप में दोबारा आती है। बाबूजी घोड़ी की पीठ पर ही तो बैठ कर जाते हैं, वो वहां पर लाज रखती है बाबूजी की, बाबूजी को अपनी पीठ पर झुलाती है। तो बाबूजी वास्तव में गौ रक्षक देवता है, गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुए थे। पर बाबूजी को हम वास्तव में एक ऊंट रक्षक देवता के रूप में भी पूछते हैं। पहले तो एक बात और बताऊं, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है कि बाबूजी लक्ष्मण के अवतार है, जो राम लक्ष्मण थे उनका अवतार माना जाता है। स्वरूप नखा थी, बेहद सुंदर थी वैसे वो। धीरे धीरे हमने उसका नाम यूं शूर्पणखा कहना शुरू कर दिया, और भगवान राम के पास आती है और उनके सामने शादी का प्रपोजल रखती है। भगवान राम जब उसे मना करते हैं तो लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण को कहती है कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण मना करते हैं। कहते हैं जब वो लक्ष्मण के पास गई थी तब लक्ष्मण एक पानी के कुंड से पानी निकाल रहे थे। स्वरूपनखा उनके पीछे पीछे भागती है और उनको कहती है कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है। लक्ष्मण उसके आगे आगे दौड़ते हैं। वो दोनों कुंड के चारों ओर 4 फेरे लगा लेते हैं, 4 चक्कर काट लेते हैं। उसके बाद जैसा कि आप कहानी जानते हैं, लक्ष्मण को गुस्सा आता है, लक्ष्मण उनकी नाक काट लेते हैं। स्वरूपनखा ने कहा कि अरे इतना भी क्या बड़ा दोस्त था, मैंने तो केवल तुम्हें शादी के लिए प्रपोज ही किया था। गांव में कहानियां सुनाते टाइम वापस कहते हैं कि लक्ष्मण ने उस दिन कहा था कि अब तो हम शादी नहीं कर पाएंगे, अब मेरा कार्य केवल और केवल भैया और भाभी की रक्षा करना है, मैं इनका द्वारपाल बनकर इनकी रक्षा करूंगा। पर एक दिन कलयुग आएगा जब मैं पाबू के रूप में अवतार लूंगा और बाकी के 3 फेरे जो बचे हैं वो मैं वहां पर लूंगा। कहानियां गांव की इस प्रकार की भी है, तो उन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में ऊंट लेकर आने वाले पाबूजी थे। सबसे पहले ऊंट पाबूजी ही लेकर आए थे, तो ऊंट रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है पाबूजी को। आज भी गांव में जब ऊंट बीमार हो जाता है तब पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी कौन से रोग में रक्षा करते हैं? तो पाबूजी प्लेग रोग में रक्षा करते हैं। कहते हैं गुजरात में कोई एक जाति होती है थोरी, और उस थोरी जाति के 7 भाई थे। थोरी नाम की एक जाति होती है और उस थोरी नाम की जाति के 7 भाई थे। गुजरात में कोई बाघेला राजा था, उसके खिलाफ उनका कोई विवाद हो गया था और राजा उन्हें दंड देना चाहता था। वो भागकर पाबूजी के पास आ गए थे, पाबूजी ने उनकी रक्षा की थी, उन्हें बचाया था। उस राजा को उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया था। पाबूजी की जो फड़ है वो भील जाति के भोपे जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं।